नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आज लोकसभा में पेश होगा। इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये फैसला हुआ कि 8 घंटे बहस होगी। विपक्ष 12 घंटे की बहस चाहता था, सरकार ने 8 घंटे मंजूर किया। 8 घंटे की बहस होगी। कल ही ये लोकसभा से पास करा लिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन यानी 3 अप्रैल को ये राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहाँ से भी इसको पास करा लिया जाएगा। तो जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि शायद सरकार किसी एक सदन से पास करा के और इसको टाल सकती है संसद के मॉनसून सत्र के लिए, सरकार का वो इरादा अब नहीं है। सरकार बहुत स्पष्ट है कि अब इसको और टालने का कोई औचित्य नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो साथ में खड़े हैं। वो इस संशोधन विधेयक में जो बदलाव चाहते थे, जो उनके संशोधन थे, उनको सरकार ने स्वीकार कर लिया है। जैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी खास तौर से, उसका ज़्यादा स्टेक था। वो उनका कहना था कि इसमें रेट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है वो मामले न उठाए जाएं। सरकार इससे सहमत हुई। क्यों सहमत हुई? सरकार का भी मानना है कि ऐसा ना हो कि ये संशोधन विधेयक पास हो और उसके बाद मुकदमों की बाढ़ आ जाए, तो वो एक समस्या ख़त्म करने के चक्कर में एक नई समस्या पैदा कर देने वाली बात होती है। तो इसलिए सरकार ने उसको मान लिया। दूसरा उनका एतराज़ था कि डिजिटाइजेशन, जो जितनी वक्फ संपत्तियां हैं देश में, वो जो कहते थे ना कागज़ नहीं दिखाएंगे, कागज़ नहीं है, सरकार ने 6 महीने का समय इस संशोधन विधेयक में रखा था कि 6 महीने में सारी प्रॉपर्टीज़ डिजिटाइज हो। तो उस पर टीडीपी का कहना था कि ये थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए और ये बढ़ाने का, ये समय सीमा तय करने का अधिकार राज्यों को दे देना चाहिए। सरकार उसके लिए भी मान गई है। लेकिन सवाल यह है कि इससे बदला क्या है? एडवोकेट विष्णु शंकर जैन बहुत नाराज़ हैं कि सरकार ने इस बिल को बहुत डाइल्यूट कर दिया है। उनकी बात माने तो उनकी बहुत सी बातें सही हैं। उनके जैसे लोगों की तपस्या के कारण आज हम ये दिन देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको केवल इसको कानूनी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको एक राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से और राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखना चाहिए। क्यों मैं बात कह रहा हूँ ये? पहले बात कर लेते हैं इस संशोधन विधेयक के पास होने के बाद बदलाव क्या आएगा। तो पहला बदलाव तो ये आएगा कि सेक्शन 40 जो था 1995 के एक्ट का, वो चला जाएगा। यानी स्टेट वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा। जो भी वक्फ संपत्ति घोषित होगी वो बाकायदा कानूनी वक्फ डीड के जरिए ही होगी, यानी कागज तो दिखाना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात कि कोई गैर मुसलमान संपत्ति दान तो कर सकता है, लेकिन उसको वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, मुसलमानों में भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, इसीलिए सरकार ने 5 साल की सीमा रखी है कि आज मान लीजिए आप जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सुबह उठकर आप अपनी संपत्ति वक्फ कर देंगे। 5 साल तक अगर आप मुसलमान बने रहते हैं, यानी आप किसी और इरादे से धर्म परिवर्तन नहीं किया है, और ये सुनिश्चित करने के लिए एक समय सीमा तय करनी थी, 5 साल की समय सीमा तय की गई है कि 5 साल तक अगर आप मुसलमान बने रहते हैं तो आप अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं। वक्फ करना मतलब अल्लाह को देना, यानी मजहबी इस्तेमाल के लिए देना। अब ये काम जो है केवल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कर सकते हैं। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन हुआ। एक बात याद रखिए कि ये 1995 के एक्ट में संशोधन हो रहा है। वो आया क्यों था? 1992 में विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा था। उसके बाद कांग्रेस से मुसलमान नाराज हो गए। उनको खुश करने के लिए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ये कानून लेकर आई थी और उनको उसमें राज्यों के बोर्ड को अधिकार दे दिया कि चाहे जिस संपत्ति को चाहे वक्फ संपत्ति घोषित कर दें, और उसमें शामिल कर लिया इवैक्यूज प्रॉपर्टी, यानी जो लोग देश के विभाजन के बाद छोड़कर देश चले गए पाकिस्तान और उनकी संपत्ति यहाँ जो रह गई वो कायदे से सरकार की संपत्ति है, उसको भी वक्फ घोषित किया जा सकता है।
वो नहीं होगा। दूसरा, एक चीज़ के बारे में अभी बिल जो है सामने आया नहीं है, स्पष्टता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा होगा ही। सरकारी संपत्ति को आप वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं कर सकते, वो तो खाली करनी ही पड़ेगी। लेकिन इसके बारे में स्पष्टता बिल जब पेश होगा सदन में तब पता चलेगा। और उसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सीएजी से ऑडिट होगा। वक्फ बोर्ड के कामकाज का सीएजी से ऑडिट होगा। जो ये भ्रष्टाचार का धंधा चल रहा था, लूट का धंधा चल रहा था, वो बंद होगा। उसका रास्ता सरकार ने बंद कर दिया है। दूसरी बात, जो ये असीमित अधिकार मिला हुआ था स्टेट वक्फ बोर्ड को या वक्फ ट्राइब्यूनल्स को कि उनके फैसले को चुनौती अदालत में नहीं दी जा सकती, अब ट्राइब्यूनल के फैसले को उस राज्य के हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब आप देखिए, लगभग 8,70,000 संपत्तियां वक्फ की तरह रजिस्टर्ड है। इनमें से 52%, 52% ऐसी हैं जिनका कोई मजहबी इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कृषि की ज़मीन, कोई भवन, कोई दुकान, जिनका कोई मजहबी इस्तेमाल नहीं होता, उनको वक्फ संपत्ति घोषित करने का कोई औचित्य नहीं। और जो 48% बचती है उसका 40%, याद रखिए 48 में से 40% नहीं, 48 का 40% संपत्तियां जो है वो कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान का तो कोई मजहबी इस्तेमाल होता नहीं, तो इसलिए वो भी उस तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं होती है। तो केवल 30% संपत्ति ऐसी बचती है जिसको वक्फ संपत्ति कहा जा सकता है। तो ये संशोधन विधेयक वक्फ की जो एक तरफा और मनमानी शक्तियां थीं उन पर लगाम ही नहीं लगाता, कई मामलों में उनको खत्म करता है। जो अपने आप में एक समानांतर न्यायिक व्यवस्था बन गई थी उसको खत्म करता है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा काम, भले ही ये संशोधन विधेयक जो हम चाहते थे उस तरह का ना हो, भले ही पूरी तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त न करता। पहली बात तो यह है कि किसी सेकुलर देश में ये वक्फ एक्ट होना ही क्यों चाहिए, किसी मजहब के आधार पर कोई कानून होना ही क्यों चाहिए। लेकिन हम इतनी दूर आ चुके हैं, इतने कानून बन चुके हैं कि किस किस कानून को ख़त्म करेंगे। इन कानूनों के जो दांत हैं, नाखून हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। ये संशोधन विधेयक वही काम करता है। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा काम ये संशोधन विधेयक करता है, ये पूरे देश को और पूरे देशवासियों को एक संदेश देता है। और इस संदेश की शुरुआत मेरा मानना है कि सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटाया था, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, उसके बाद से जो सिलसिला चला है, वो चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, उन सब में एक संदेश लगातार सरकार दे रही है। और ये संदेश मुझे लगता है सबसे बड़ा है कि ये देश, भारत देश, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। शरिया के मुताबिक जो कानून कांग्रेस की सरकारों ने बना दिए, उन कानूनों को संविधान सम्मत बनाया जा रहा है। अब ये वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान के दायरे में काम करेंगे। यानी वैसे भी जो 2022 का एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ये माना है कि वक्फ बोर्ड जो है वो स्टेट है, यानी स्टेट की संपत्ति है। तो इसलिए जो है ये जो बात कही जा रही है कि वक्फ की संपत्तियों का सर्वे आखिर जो है वो हमारे टैक्स के पैसे से क्यों हो, वक्फ बोर्ड के पैसे से क्यों। वक्फ बोर्ड जो है वो अगर सरकार की संपत्ति हो गया, सरकारी हो गया, तो अलग से हो, उससे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो पैसा वहीं से है। तो इसलिए इन बातों के विरोध का अभी फ़िलहाल कोई औचित्य नहीं है। हमको छोटी छोटी लड़ाइयों से ध्यान हटाकर बड़े युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत बड़ी जीत है ये वक्फ संशोधन विधेयक का आना, और 2 दिन में पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा। तो ये जो वक्फ को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली हुई थी 1995 में मुसलमानों को खुश करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने जो दिया था, उसके बाद 2013 में
जो सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की सरकार ने किया वो तो एक तरह से अक्षम्य है। वो इस देश के कानून को शरिया सम्मत बनाने की कोशिश की गई। वो सब व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं इस संशोधन विधेयक से। और दूसरी बात हमको एक और ये याद रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, और होता भी तो राजनीति गिव एंड टेक का खेल होती है। आपको राजनीति में समझौते करने पड़ते हैं, खासतौर से अगर डेमोक्रेसी में आप हैं। आप कोई डिक्टेटरशिप में नहीं हैं। डेमोक्रेसी में समझौते करने पड़ते हैं। कुछ कदम आपको एक आध कदम पीछे हटना पड़ता है, 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि इस मुद्दे पर सरकार पीछे हटी है या आगे बढ़ी है। मेरा मानना है कि 1 कदम पीछे हटाकर कई कदम आगे बढ़ गई है सरकार ने वो बदलाव किया है जिसकी कल्पना 95 में और उसके बाद 2013 में जब मनमोहन सोनिया की सरकार ने उसमें बदलाव किए थे, उन्होंने कल्पना नहीं की होती। जिन लोगों ने ये करवाया उनको तो बिल्कुल कल्पना नहीं रही होगी। इसीलिए आप देखिए कि भाजपा और उसके समर्थक दल जो है उससे बाहर इसको समर्थन मिल रहा है। बहुत छोटे ही हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन, उसके अलावा प्रोटेस्टेंट चर्च, उसका समर्थन केरल से आया है। ये एक बड़ी घटना है। उसने वक्फ बिल का समर्थन किया है, वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया है। तो देश में ये जो माहौल बदल रहा है, ये जो वातावरण बदल रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। आप कल्पना कीजिए कि क्या आप आज से 10 साल पहले इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाने की सोच भी सकते थे? लाना तो बहुत दूर की बात थी। आज न केवल आपने सोचा बल्कि जो है उस बिल को तैयार किया और संसद में पेश होने जा रहा है और पास होने जा रहा है। और इस वक्त संशोधन विधेयक के मुद्दे पर जितना वाइडर कंसल्टेशन हुआ है, भारत में किसी कानून को लेकर आज तक नहीं हुआ। जितने स्टेक होल्डर्स हो सकते थे सबसे बातचीत की गई है, सबको अपनी बात कहने का मौका दिया गया। लेकिन जो केवल विरोध करने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसमें रोड़े अटकाने के लिए संशोधन जिन लोगों ने दिए थे, उनको सरकार ने, या बल्कि कहें जेपीसी ने, नहीं माना है। इसी बात पर विरोध हो रहा है। अब नया विरोध का मुद्दा ये आया है कि 12 घंटे की बहस क्यों नहीं हो रही, 8 ही घंटे की क्यों हो रही है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। इस मुद्दे को लेकर संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से, राजनीतिक रूप से कुछ कहने का उनके पास कोई आधार बचा नहीं है। तो झूठ का सहारा ले रहे हैं। जो लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा कब्रिस्तान छिन जाएगा, तुम्हारी मस्जिद छिन जाएगी, तुम्हारा घर छिन जाएगा। ये सब वही झूठे प्रचार के तरीके हैं जो सीएए के समय किया गया था कि सीएए अगर कानून बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अगर ये पास हो गया, कानून बन गया, तो भारत के मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, उनको कैंपों में रखा जाएगा, उनको जो है 2म दर्जे का नागरिक मान लिया जाएगा। कानून बन गया, सीए लागू भी हो गया, जिनको नागरिकता मिलनी थी मिलने लगी। कोई बता दे कि भारत के किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई हो उस कानून के कारण? उसमें ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था, जाति कैसे? लेकिन प्रचार किया गया। अब भी धमकी दी जा रही है कि जैसे सीएए का विरोध किया था सड़क पर उतरकर, वैसे ही विरोध करेंगे। और इसमें सबसे आगे दुर्भाग्य की बात है कि देश की सबसे पुरानी और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस शामिल है। तो कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए समाज और देश का अहित करने से चूकेगी नहीं, ये संदेश दे रही है कांग्रेस पार्टी। और मेरा मानना है कि मोदी सरकार का जो 11 साल का कार्यकाल है लगभग, उसमें ये बहुत बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, खासतौर से जो है मिडिल ईस्ट के देशों को या मुस्लिम देशों को ध्यान में रखते हुए, और हमारे पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए, और देश के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां बनाने की कोशिश हो रही हैं उनको देखते हुए, ये बड़ा साहसिक कदम है, निर्णायक कदम है। ये बिना पॉलिटिकल विल के, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस तरह का विधेयक नहीं आ सकता था। और इसको पास कराने के लिए आप देखिए, जो आपके 2 बड़े सहयोगी दल हैं, टीडीपी और जेडीयू, उनके सुझाव को तो आपको मानना ही पड़ता है।
बिना उसके आपके लिए पास कराना बहुत कठिन हो जाएगा। असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बिना, उनको नाराज़ किए बिना, उनको अलग किए बिना कर सकते हैं, क्योंकि उनको नाराज़ करने, अलग करने का मतलब केवल इस बिल को खतरे में डालना नहीं है, पूरी सरकार की स्थिरता को खतरे में डालना है। और यही जो है विपक्ष चाहता था। बड़ा जोर लगाया, बड़ी ताकत लगाई कि किसी तरह से टीडीपी और जेडीयू अलग हो जाए। मुस्लिम संगठन धमकी दे रहे हैं टीडीपी और जेडीयू को कि अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो इस बिल का विरोध करो। अब आप देखिए कहाँ पहुंची है राजनीति। लेकिन इसके बावजूद प्रशंसा करनी पड़ेगी इन दोनों दलों के नेताओं की कि वो अपनी बात से, अपने कमिटमेंट से डिगे नहीं। तो आप मानकर चलिए कि 2 दिन बाद, यानी 3 अप्रैल के बाद संसद के दोनों सदनों से ये विधेयक पास हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी की मुहर लगते ही ये देश का कानून बन जाएगा। तो ये जो वक्फ बोर्डों की मनमानी थी, लूट थी, भ्रष्टाचार था, इस सब को बंद करने का काम ये सरकार कर रही है। और इससे छोटा काम मत समझिए, ये बहुत बड़ा कदम है। इस परिवर्तन को पहचानिए। इस परिवर्तन का जो परिणाम होगा, इस परिवर्तन के कारण मानसिकता पर जो एंटाइटलमेंट का जिन लोगों के मन में भाव था, उन पर जो असर होगा, उस पर चोट है ये। जो ये समझते थे कि वो सरकार को, केंद्र सरकार को झुकाकर इस देश के संविधान से अलग शरिया के मुताबिक कानून बनवा सकते हैं, उन पर चोट है ये। कि ये देश चलेगा तो संविधान से ही, शरिया से नहीं चलेगा। कांग्रेस के राज में चल गया, अब नहीं चलने वाला है। और कांग्रेस ने ऐसे जो काम किए हैं उन सबको बदला जाएगा। इसका संदेश ये है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।